हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, लूसेंट सीरीज का जो एमसीक्यू फॉर्मेट है उसे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और मैंने क्लास 1 और क्लास 2 को कंप्लीट करा दिया है। क्लास 1 में यहाँ हमने क्या पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था, उसके एमसीक्यू सॉल्व करे थे। वहीं टॉपिक 2 में हमने वैदिक सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक एमसीक्यू सॉल्व किए। आज हमारा उसी सीरीज का तीसरा टॉपिक है, कौन सा, महाजनपद और मगध का उत्कर्ष, जिसमें हम 16 महाजनपद के बारे में एमसीक्यू लगाएंगे। साथ साथ मगध का जो उत्कर्ष था, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आपके आने वाले एग्जाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। देखिए, इसमें हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट आपका ही है। आप पढ़ेंगे, आपके लिए अच्छा है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, आप डेफिनेटली मान लीजिए आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। आप डिसिप्लिन रखिए, भले 1 घंटे पढ़िए, 20 मिनट की एमसीक्यू की क्लास होती है और सर की 40 के समथिंग मिनट की क्लास होती है। यानी डेली आपको कितना, 1 घंटा देना है। कभी आप अपनी पढ़ाई को 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं तो आप समझ लिए बहुत कठिन है। आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने जीवन के लिए। कभी सीरियस नहीं होंगे तो आपका नुकसान है। समय कितनी तेजी से निकल जाता है किसी को नहीं पता पड़ता। अभी मैं आपको बता दूं, आज बैठ जाएंगे गणेश जी। गणेश जी आज बैठ चुके हैं। उसके बाद कंटिन्यू त्यौहार आने वाले हैं। अक्टूबर में भी त्यौहार चलेंगे, नवंबर में भी त्यौहार चलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका नोटिफिकेशन आ जाता है इस महीने, तो आप अक्टूबर नवंबर को तो त्यौहार में निकाल देंगे। दिसंबर बचेगा, जनवरी या फरवरी में वो एग्ज़ाम ले लेगा। फिर आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। फिर आप परेशान होंगे 1 साल वापस। तो 1 साल की जगह अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। 1 घंटे की क्लास है, दोनों को मिला के कंटिन्यू देखिए। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और मेरा मानना है, पढ़ेंगे तभी जाके आगे कुछ होगा, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप समझ लीजिए, आज की डेट में आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। या तो आप में कुछ स्किल हो तो सर चलो मैं तो कंप्यूटर सुधार के अपना खर्चा निकाल लूँगा। कभी आपका कंप्यूटर सुधारने का भी इच्छा नहीं है तो आप पढ़ाई कीजिए। तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद और मगध का उत्कर्ष। उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ये 16 महाजनपद थी, उनका उल्लेख हमें मेनली कहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बुद्ध ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आपको याद रखना है, पूछा गया है बहुत बार, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, या 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनपद शब्द किसका प्रतीक है। तो महाजनपद शब्द किसका प्रतीक है, सर ने बताया होगा कि धीरे धीरे क्या हुए कि एक स्थान पर जाके लोग बाग रहने लगे और वहां पर महाजनपदों का उदय हो गया। ऐसा सर ने कुछ बताया होगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि सर बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी बस्तियों का समामेलन। फिर दूसरा है, बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों का पृथक्करण। फिर तीसरा है, एकल शासक के साथ एकल राज्य। फिर चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महाजनपद क्या हुई थी कि सर बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। और उसके साथ ही किसका विस्तार हमें भारत में किसका विस्तार देखने को मिलता है, तो महाजनपदों का विस्तार देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी वाला इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। कि जब महाजनपद बनी तो महाजनपद के दौरान किन किन शासकों ने या किन किन महाजनपदों ने अपने सिक्के चलाए, इस प्रश्न में यह पूछना चाहता है। तो राजगिरे सर इनने चलाए थे, श्रावस्ती इनने भी चलाए थे, कौशाम्बी सर इनने भी चलाए थे, साथ साथ वाराणसी इनने भी चलाए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मगध राजवंशों के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी ये पूछ रहा है कि पहले कौन सा वंश आया मगध पर, उसके बाद कौन सा वंश आया। तो इसको वो क्या कहना चाहता है कि कालक्रम के अनुसार आप इसे जमाइए। तो देखिए, सबसे पहले सर हमें कौन सा देखने को मिलता है, सर हमने देखा था मगध के उत्कर्ष पे क्या होता है, महाजनपद के बाद हर्यक वंश आता है। तो पहला वाला हो जाएगा चौथा।
तो कहाँ पर दिख रहा है सर चौथा? सर हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाले में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हर्यक वंश आता है, फिर आपको पता है नंद वंश महापद नंद द्वारा स्थापित किया जाता है, फिर उसके बाद आता है मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आता है, फिर चौथा आता है शुंग वंश जो कि क्या पुष्पमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ये 4 वंश आते हैं जो किस पे? मगध पे राज करते हैं आने वाले समय में, तो आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? एमपीपीएससी 3 से 4 बार पूछ चुका है कि इस पाटलिपुत्र किस राजा द्वारा बसाया गया था, तो इसका राइट आंसर है उदयन द्वारा इसे बसाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो देखिए यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है कि जो तक्षशिला नगर था वह किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो क्या वह सिंधु और झेलम के मध्य स्थित था, झेलम तथा चेनाब के मध्य स्थित था, चिनाब तथा रावी के मध्य स्थित था, या रावी तथा ब्यास के मध्य था? तो इसका राइट आंसर क्या है? जो तक्षशिला नगर था वो सिंधु तथा झेलम रिवर के मध्य स्थित था, आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों जरूरी नहीं है कि लूसेंट जो सर सीरीज करा रहे हैं उसका हर प्रश्न यहाँ पर मिले, पर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी दे रहा हूँ। तो आप क्या करिए, जो नोट्स बना रहे हैं उसमें इसे भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं टकरा सकता है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की किस राज्यसभा द्वारा नियुक्त किया गया था? कि भैया एक डॉक्टर था जिसका नाम था जीवक, उसको किसने नियुक्त किया था अपने राज दरबार में? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या है बताइए आप जल्दी जल्दी। कि सर बिंबिसार जो थे उनके द्वारा ही किसको, चिकित्सक जो था जीवक, उसको अपनी राज्यसभा में नियुक्त किया गया था। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मौर्य काल में 16 महाजनपदों में से एक रूप में सूचीबद्ध नहीं है? यानी वो पूछ रहा है कि जब 16 महाजनपदें थी, अब निम्न में से कौन सी महाजनपद का हिस्सा नहीं था? तो सर कलिंग जो थी वो क्या थी? महाजनपद का हिस्सा नहीं थी। कुरु, वत्स और गंधार क्या थे? मेनली महाजनपदों का हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अभी अपन ने तक्षशिला देख लिया सर, सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित था। अब वह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो विद्या और अध्ययन केंद्र था सर, बिल्कुल सही है। वाणिज्य तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो बिल्कुल सही है। कला और शिल्प के लिए भी वहां जाना जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, महाजनपदों में गृहपति द्वारा राजा को फसलों का भुगतान किए जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता था? यानी वो क्या पूछ रहा है कि सर महाजनपद में जो कर देते थे कृषि कर, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसका राइट आंसर क्या है? भाग नाम से उसे जाना जाता था। और यहाँ उपज का कितना हुआ करता था? 1/6, मतलब 1/6 हिस्सा हुआ करता था, यानी फसल का कौन सा? 1/6 पार्ट हुआ करता था। तो इसका भी आपको याद रखना है। अब आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? आप सभी को पता है कि मगध वर्तमान में किस क्षेत्र में विस्तृत है? सर गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी जो बिहार है, बिहार के दक्षिण वाले क्षेत्र में उस टाइम क्या हुआ करता था? मगध राज्य हुआ करता था, या मगध जनपद हुआ करती थी, और वह वर्तमान में कहाँ पर है? गंगा के दक्षिणी भाग में वह स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अब आगे आइए अगला प्रश्न, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो मत्स्य की राजधानी थी सर विराटनगर। ऐसे याद रख लीजिएगा कि मत्स्य यानी मछली जो होती है वह बहुत विराट होती है। तो महाजनपद, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर हुआ करती थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ है? अवंती महाजनपद, अवंती के राजा महाकाल आप सभी को पता है। तो राजा महाकाल जो थे, तो महाकाल कहाँ पर है वर्तमान में? सर मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, जो हमारा उज्जैन। तो उज्जैन को ही पहले अवंती के नाम से जानते थे। तो अवंती महाजनपद वर्तमान में कहाँ पर है? मालवा वाले क्षेत्र में फैली हुई है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में सर 2 महाजनपदें थी, एक थी चेदी और दूसरी कौन सी थी? अपनी अवंती। अवंती मेनली सर मालवा वाले क्षेत्र में फैली हुई थी, और जो चेदी महाजनपद थी वो कहाँ थी? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में फैली हुई थी। तो आपको याद रखना है। इसका एक राजा हुआ करता था, राजा खारवेल। तो आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा।
ठीक है, तो अवंती कहाँ पर, मालवा में। अब मैं यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देना कि 84 महादेव की यात्रा मध्य प्रदेश के किस शहर में निकाली जाती है। 84 महादेव की यात्रा मध्य प्रदेश के किस जिले में निकाली जाती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आ गया ये अगला प्रश्न, देखते हैं। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। अब आप इसे बताइए, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजात शत्रु के जो वंश का नाम था वो था हर्यक वंश। ठीक है, ये भी पढ़ाया होगा सर ने, बहुत ईजी था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। शताब्दी में पूछ रहा है कि सर मगध जो महाजनपद आई उनका उदय कब हुआ। तो आप सभी को पता है कब हुआ था कि सर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, महाजनपदों का उदय हुआ था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था। तो किसके शासन काल में हुआ था, आप बताइए जल्दी जल्दी कि मालवा क्षेत्र में जो था सत्ता का, मगध की सत्ता का विस्तार किसके काल में हुआ था। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि सर मालवा के क्षेत्र पर शिशुनाग द्वारा क्या किया गया था, मेनली शासन किया गया था। तो उसी के काल के दौरान क्या हुआ होगा कि जो मगध जनपद थी उसका विस्तार मालवा वाले क्षेत्र में हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, शिशुनाग। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो क्या थी, गृहब्रज थी। आपको याद रखना है, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो कौन सा राजा था कि जिसने भैया क्या किया था, पहले तो अपने पिता की हत्या कर दी राजा बनने के लिए, फिर उसके पुत्र ने राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, यानी पिता के पिता। तो सबसे पहले बिंबिसार, बिंबिसार अजात शत्रु। तो अजात शत्रु कौन थे, अजात शत्रु ही वह व्यक्ति थे जिनका क्या हुआ था, अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया था वो। तो इसका राइट आंसर क्या है, अजात शत्रु, आपको याद रखना है। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता था, यानी इसे परशुराम का रूप भी बोला जाता था उन्हें। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनने पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया था। तो इन्हें भी क्षत्रिय विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। देखो परशुराम भगवान जो थे, परशुराम भगवान ने एक बार पूरे विश्व से क्षत्रियों का नाश कर दिया था। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ था, जो नंद वंश का राजा था महापद्मनंद, उसके द्वारा भी क्षत्रियों का पूरा नाश कर दिया गया था पृथ्वी से। इसलिए उन्हें दूसरा परशुराम या क्षत्रिय विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्मनंद को जाना जाता है, जो नंद वंश के संस्थापक थे। अब आ गया ये अगला आंसर देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो अभी हाल ही में बताया कि नंद वंश का संस्थापक सर महापद्मनंद थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो आप सभी को पता है कौन सा नहीं रहा कि सर गृहब्रज था, राजगृह थी, राजगृह तो पहली थी, फिर पाटलिपुत्र था, उदयन द्वारा बसाया गया था, फिर उदयन ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो कौशाम्बी जो थी क्या थी, वो कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। तो आपको याद रखना है कौशाम्बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्ति मूर्ति किसकी राजधानी थी। तो सुक्ति मूर्ति या सुक्तिमती किसकी राजधानी थी। तो सर वह बुंदेलखंड में फैली हुई चेदी महाजनपद की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। तो आपको याद रखना है। अवंती की 2 राजधानी हुआ करती थी, अवंती और महिष्मती, आपको ये भी याद रखना है। अब आ गया ये अगला प्रश्न देखते हैं। किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है, कि जो वर्तमान में जो पांचाल महाजनपद थी वो किस क्षेत्र में फैली हुई थी। तो आपको याद रखना है वह रुहेलखंड वाले क्षेत्र में फैली हुई थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी। अब बताइए इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो देखिए यहाँ पर एक ने सही दिया है। तो सूरसेन की जो राजधानी थी वो क्या थी, मथुरा थी, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो चंपा सर किस महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आ गया ये अगला प्रश्न देखते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक
शासन हुआ करता था, यानी रिपब्लिक, उसे ही बोलते हैं ना गणतंत्रात्मक शासन हुआ करता था या रिपब्लिक शासन हुआ करता था, जो भारत के वर्तमान में भी हमारे में रिपब्लिक शासन ही है। तो इसका राइट आंसर क्या है सर, वैशाली क्षेत्र में हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदावरी नदी के तट पर कौन सी महाजनपद स्थित थी? तो इसका राइट आंसर है असमक। दक्षिण भारत के मतलब दक्कन वाले क्षेत्र में एक ही महाजनपद थी जो नर्मदा नदी के पार थी, वो कौन सी थी? असमक महाजनपद, जो कि क्या गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। यह पूछा गया पीएससी ने, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? आप सभी को पता है अवंतिका नाम था उज्जैन का। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में प्राचीन जनपद कौन सी है? मत्स्य जनपद जो थी वो राजस्थान में स्थित थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग नरेश खारवेल मैंने पहले भी अभी हाल थोड़ी देर पहले बताया था, किस महाजनपद से? तो चेदी महाजनपद से संबंधित था। और चेदी महाजनपद वर्तमान में कहाँ पर है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में फैली हुई है, आपको याद रखना है। अब आ गया ये अगला प्रश्न देखते हैं, महिष्मती नगर किस महाजनपद का हिस्सा थी? तो महिष्मती नगर वर्तमान में सर कहाँ पर है? तो सर मालवा वाले क्षेत्र में वह फैला हुआ है, तो यानी वह किसका हिस्सा थी? अवंती का हिस्सा हुआ करती थी। महिष्मती नगर की स्थापना किसने की थी? राजा महिष्मत द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। वर्तमान में महिष्मत नगर को किस नाम से जाना जाता है? महेशवर के नाम से जाना जाता है, जिसे रानी अहिल्याबाई देवी की कर्मभूमि भी माना जाता है। तो आपको याद रखना है महेश्वर किस नदी के किनारे है? तो सर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। और यहाँ पर सर एक सहस्त्रधारा जलप्रपात भी है, लोग बाग नहीं गए तो एक बार जाइए, बारिश में मत जाइएगा, बारिश के बाद जाइएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो भैया प्राचीन काल में अच्छे घोड़ों के लिए कंबोज नामक स्थान बहुत प्रसिद्ध था। अब आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं, काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सर जो काशी महाजनपद थी वो सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मगध के जनपद का संस्थापक माना जाता है? तो मगध पर महाजनपद का जो संस्थापक था वह किसे माना जाता है? तो सर जरासंघ को माना जाता है, तो राइट आंसर है जरासंघ। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद काल में एक कर को भाग कहा जाता था, भाग की दर क्या थी? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कृषि के ऊपर यह लगता था और 1/6 पार्ट हुआ करता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, उपज का 1/6 भाग यहाँ हुआ करता था। फिर अगला देखते हैं, बुद्ध और महावीर निम्न में से किस महाजनपद से संबंधित थे? तो बुद्ध और महावीर बज्जी महाजनपद से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्या थी सूरसेन महाजनपद की राजधानी? तो सर आपने बताया था थोड़ी देर पहले, सूरसेन कहाँ से? मथुरा से संबंधित थे, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो आप सभी को पता है कि अजात शत्रु को क्या कहा जाता था? कुणिक कहा जाता था, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो जो भैया घनानंद थे नंद वंश के राजा थे घनानंद, और घनानंदी राजा सिकंदर के समकालीन थे, पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का अर्थ क्या होता था मेनली, आप बताइए क्या होता था गृहपति का अर्थ? नहीं पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और कभी नहीं पता है तो इसको सर्च कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे सैन्य नियमित और सतही सेना रखने वाला कहा जाता था? अब मेरे को बताइए सैन्य किसे कहा जाता था? सैन्य का अर्थ होता है नियमित और सतही सेना रखने वाला, तो इसका राइट आंसर क्या है? बिंबिसार है, ठीक है। फिर आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर मगध और मगध के उत्कर्ष से रिलेटेड पूरे एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। अब कल मैंने क्या हुआ था, आपसे 3 प्रश्न पूछे थे। सर आपने कौन कौन से प्रश्न पूछे थे? एक मैंने पूछा था कि मध्य प्रदेश में कितनी यूनेस्को साइट है,
फिर मैंने पूछा था जो गेल गधेड़ो या गोल गधेड़ो होता है वह किस भगोरिया किस जनजाति से संबंधित है, ये मैंने पूछा था आपसे एक प्रश्न। तो इसका आंसर बहुत कम लोगों ने दिया था। तो देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश में 43 यूनेस्को साइट है। जो भी बच्चा 42 बोल रहा था वो गलत था, आपको याद रखना है। और भगोरिया मेनली किससे संबंधित है, तो भगोरिया भील जनजाति से संबंधित है। अब देखते हैं आज के 3 प्रश्न कौन से हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सीरियस होकर दीजिए, कमेंट कर देंगे, आपका कोई बुरा नहीं होगा, तो कमेंट जरूर करें। तो पहला आंसर है कुल महाजनपद कितनी थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल महाजनपद कितनी थी। दूसरा है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। और तीसरा है भगोरिया का संबंध किस जनजाति से। सॉरी, मेरे हिसाब से कल अपन ने गेल गधेड़ो मैंने पूछा था, ठीक है। तो देखिए 3 प्रश्न के आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए, रिवीजन होता है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं जो अपनी किताबों में आपको लिखने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बुद्ध और जैन धर्म बहुत कंफ्यूजिंग होता है, आपको उससे रिलेटेड भी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्य उत्तर काल, गुप्त उत्तर काल, बहुत सारे काल हैं और उसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। और वो सब क्लियर किससे होगा, जब आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो मेरा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए। सर पढ़ाते हैं उसका एक बार रिवीजन और कर लीजिए, पहले तो नॉर्मल स्पीड में नोट्स बनाइए, जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊं उससे पहले उसका एक बार 2 की स्पीड में उसे वापस देख लीजिए। तो आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। 40 मिनट की क्लास कितने में हो जाएगी, 20 मिनट में हो जाएगी। फिर ये आप 40-50 प्रश्न मैं लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन 40-50 प्रश्न को लगा लीजिए, आपको और कंठस्थ तरीके से याद हो जाएगा। तो बने रहिए इसी चैनल पर, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जल्दी। धन्यवाद।